हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एमिनेंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। क्लियर? नाउ फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। अब रेजिस्टेंस जो है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसके लिए एक्टिविटी देखो 12.3। यहां पर हमने एक सर्किट बनाया है फिर से अगेन, जिसमें सेल है, एमीटर है, निक्रोम वायर हमने ली हुई है of length L say marked 1 and a plug key as shown in figure 12.5। अब सेकेंड वाली में आपको क्या दिख रहा है, वहां पे लेंथ डबल कर दी हमने। फिगर में देखो 1 2 3 4 आपको जो मार्क किया हुआ है, 1 का मतलब है सिंपल निक्रोम वायर, 2 वाले में निक्रोम वायर का ही डबल लेंथ हम यूज कर रहे हैं, और थर्ड वाले में हम मोटी निक्रोम वायर यूज कर रहे हैं, और फोर्थ वाले में हम एक डिफरेंट टाइप की वायर यूज कर रहे हैं। क्लियर? कॉपर वायर। ठीक है, तो 1 बाय 1 देखो। अब हम क्या कर रहे हैं, वहां पे एमीटर की रीडिंग नोट करेंगे उसके अकॉर्डिंग। नाउ प्लग द की, नोट द करंट इन द एमीटर। क्योंकि देखो रेजिस्टेंस हम डायरेक्टली नहीं फाउंड आउट कर सकते। रेजिस्टेंस फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला यही है, R इक्वल्स टू V अपॉन I। जब तक हमें मतलब I नहीं पता चलेगा, रेजिस्टेंस आप नहीं फाइंड कर सकते हो। क्लियर? तो हमें सर्किट में क्या करना है, पोटेंशियल और करंट मेजर करना है, उसके बेसिस पर हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ प्लग द की, नोट द करंट इन द एमीटर, रिप्लेस द निक्रोम वायर बाय अनदर निक्रोम वायर ऑफ सेम थिकनेस बट ट्वाइस द लेंथ, दैट इज 2L, मार्क्ड इन 2। ठीक है, मार्क 2 इन द फिगर। नोट द एमीटर रीडिंग। नाउ रिप्लेस द वायर बाय अ थिकर निक्रोम वायर। ठीक है, अब हमने जो वायर को क्या कर दिया, थिकर निक्रोम वायर से रिप्लेस कर दिया। ऑफ द सेम लेंथ, मार्क 3, अ थिकर वायर हैज अ लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया। Again note down the current through the circuit. Instead of taking a nichrome wire, connect a copper wire marked 4 in figure 12.5 in the circuit. So let the wire be of the same length and same area of cross section as that of the first nichrome wire. Note that the value of the current, so इन सब में आपको क्या मिलेगा, नोटिस द डिफरेंस इन करंट इन ऑल केसेस। आप सबको जो करंट की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी वो सब में डिफरेंट मिलेगी। तो ऐसा क्यों हुआ है? डज द करंट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर? यस। ठीक है, एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर यूज। मतलब करंट नहीं, आपका रेजिस्टेंस इनके ऊपर डिपेंड करता है, और फिर करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। यानी जब रेजिस्टेंस अफेक्ट होगा तो आपका करंट भी अफेक्ट होगा। क्लियर? उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। नाउ इट इज ऑब्जर्व दैट, अब ध्यान से देखो सारी वैल्यूज बेटा लास्ट में। इट इज ऑब्जर्व दैट द एमीटर रीडिंग डिक्रीजेज to 1/2 when the length of the wire is doubled। क्लियर? एमीटर रीडिंग क्या हो जाएगी, 1/2 हो गई जब लेंथ ऑफ वायर हमने क्या कर दी, डबल कर दी। यानी करंट आपकी कम हो गई जब हमने लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज कर दी। जब हमने लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज कर दी तो करंट क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। क्लियर? सेकेंड, द एमीटर रीडिंग इज इंक्रीज when a thicker wire of the same material and of same length is used in the circuit। ठीक है, एमीटर रीडिंग क्या हो गई, इंक्रीज हो गई जब हमने थिकर वायर यूज की, यानी जब हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाया तो एमीटर रीडिंग बढ़ गई, यानी करंट बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। नाउ थर्ड, द चेंज इन एमीटर रीडिंग इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल ऑफ द सेम लेंथ एंड द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज यूज्ड। एमीटर रीडिंग फर्दर डिफरेंट हो गई फॉर डिफरेंट वायर। लाइक हमने कॉपर वायर वहां यूज की, तो कॉपर वायर के लिए आपकी जो एमीटर रीडिंग है वो डिफरेंट हो गई। मतलब हम जो भी वायर्स अब डिफरेंट यूज करेंगे उनके लिए एमीटर रीडिंग हमेशा डिफरेंट होगी। नाउ ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ वी ऑब्जर्व दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स फर्स्ट ऑन इट्स लेंथ, सेकेंड ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड थर्ड ऑन द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर आपका 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है मेनली। पहला ऑन इट्स लेंथ, सेकेंड ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड थर्ड नेचर ऑफ इट्स मटेरियल। प्रिसाइज मेजरमेंट्स have shown that resistance of uniform metallic conductor is directly proportional to its length and inversely proportional to its area of cross section। क्लियर? तो इसके अकॉर्डिंग का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के।
क्लियर। अब जब हम इन दोनों फॉर्मूलेस को आपस में मिला देते हैं तो क्या बनेगा, R इज डायरेक्टली टू L बाय A। और जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है आपका, यहां पे क्या कांस्टेंट आएगा, रो। रो को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, रो को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। क्लियर। रेजिस्टिविटी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब जैसे हम कॉपर वायर ले रहे हैं, निक्रोम वायर ले रहे हैं, सेम एरिया के लिए और सेम लेंथ के लिए, बट दोनों में फर्क है फिर भी, तो वो फर्क कहां से आया है, डिफरेंस, वो डिफरेंस आया उनके नेचर से, उसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। क्लियर, कि जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, अब आप वुड की कोई वायर बना दो तो क्या वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगी, नहीं, क्योंकि उसका रेजिस्टिविटी ही बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। क्लियर, आया समझ में। तो ये रेजिस्टिविटी मटेरियल टू मटेरियल डिफरेंट होती है। ठीक है, तो इसलिए आपके हर मटेरियल की रेजिस्टेंस डिफरेंस हो जाती है जब हम उन्हें सर्किट में कनेक्ट कर रहे हैं। तो क्लियर, देखो उसके आगे लिखा भी है फर्दर, वेयर रो इज अ कांस्टेंट ऑफ proportionality and is called the electrical resistivity of the material of the conductor. The SI unit of resistivity is ohm meter. कैसे बनी रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, क्या बन जाएगा आपका, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या बनेगा इससे, अगर आपको कभी रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, RA/L। ठीक है, तो आप किसी भी कंडक्टर की अगर रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करना चाहते हो तो उसका रेजिस्टेंस पहले फाइंड आउट कर लो। ठीक है, एरिया जितना भी है उसका और लेंथ, क्लियर, उससे कैलकुलेट करके हम उसकी रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं। और रेजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर की जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। रेजिस्टिविटी सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करती बेटा, रेजिस्टेंस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी नहीं। रेजिस्टिविटी तो वहां पे क्या बताती है कि वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मटेरियल की। ठीक है, रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ओनली ऑन द टेम्परेचर, और टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ती है। क्लियर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, बट ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर आपका इंक्रीज होगा रेजिस्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, उसके आगे देखो एक बार, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। नाउ द मेटल एंड अलॉयज हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻8 ओम मीटर टू 10⁻⁻6 ओम मीटर। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर, आपके जो मेटल्स और अलॉयज होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, लो होती है। क्लियर, दैट्स वाई उन्हें हम यूज करते हैं एज अ कंडक्टर। कहीं भी कंडक्टिंग वायर या कोई भी हीटिंग एलिमेंट्स हैं तो उसमें हम यूज, वायर्स वगैरह में हम यूज करते हैं मेटल्स और अलॉयज को। सेकेंड, इंसुलेटर्स लाइक रबर एंड ग्लास हैव रेजिस्टिविटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻12 टू 10⁻17 ओम मीटर। ठीक है, रबर हो गया या वुड हो गया या ग्लास हो गया, इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत ही हाई होती है, दैट्स वाई ये इंसुलेटर होते हैं। क्लियर, नाउ बोथ द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर। क्लियर, वही चीज में बताइए वही, और जो इसमें नहीं लिखा है दैट इज कि आपकी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा रेजिस्टिविटी ऑल्सो इंक्रीज होगी। ठीक है, नाउ टेबल 12.2 रिवील्स दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय इज जनरली हाइयर देन दैट ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स मेटल्स। देखो अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका बनाया जा सकता है। आपकी जो एलॉयज की रेजिस्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है उनके कंस्टिट्यूएंट मेटल से। क्लियर, एलॉयज डज नॉट ऑक्सीडाइज और बर्न रेडिली एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, एलॉयज क्या होते हैं, हाई टेम्परेचर पे बर्न नहीं होते हैं। जैसे आपने मेटल्स में पढ़ा है केमिस्ट्री में, मेटल को जब हम हीट करें तो वो बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब रेड हॉट होके कन्वर्ट हो जाते हैं एशेज में या सम अदर। क्लियर, बट एलॉयज ऐसा नहीं होते। फॉर दिस रीजन दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। जो आप इवन जो इलेक्ट्रिक हीटर देखते हो या गीजर ओवन वगैरह में जो
हीटिंग एलिमेंट होता है वो एलॉय होता है। क्यों? दो रीजन, एक तो उनका जो रेजिस्टिविटी है वो उनके मेटल से ज्यादा होती है। रेजिस्टिविटी ज्यादा होने से फायदा हमारे लिए क्या है कि वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे। जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतनी ज्यादा हीट वहां पे प्रोड्यूस होगी। सेकेंड चीज, वो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे इवन एट हाई टेम्परेचर्स। क्लियर? सो फॉर दिस रीजन दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर्स एक्सेट्रा। टंगस्टन इज यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इसका रीजन आप सब मुझे बता सकते हो, टंगस्टन क्यों यूज होता है इलेक्ट्रिक बल्ब्स में? हाई रेजिस्टिविटी, और अगेन सेकेंड चीज वही, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज। टंगस्टन ऑक्सीडाइज नहीं होता क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ठीक है, अबाउट 5600 डिग्री सेल्सियस होता है आपका टंगस्टन का। क्लियर? नाउ वेयर एज कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर जनरली यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन्स। क्यों बताओ? क्योंकि वो गुड कंडक्टर है, सो इजिली करंट आपकी पास कर पाएंगे एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक और इन शॉर्ट टाइम। क्लियर? नाउ एक्सक्यूज मी सर, 5 में क्या